देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। कोई इन्हें अभिमन्यु कह रहा है, कोई चाणक्य और कोई कमबैक मैन। परंतु क्यों? मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। क्योंकि इन्होंने भारतीय राजनीति में वो कमबैक किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ, और इस कमबैक के पीछे राजनीतिक दलों को तोड़ा गया, अनदेखी राजनीति हुई और कर्म युद्ध हुआ। With some calling Ajit Pawar the new Shinde, is 2024 set to get more complicated? कैसे तोड़ा फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी को? क्या क्या किया गया पर्दे के पीछे उन काली रातों में? Virtually a coup of sorts, where NCP has supported the Bharatiya Janata Party. और कैसे फडणवीस ने उस प्रचंड जनाधार की नींव रखी जो न केवल बीजेपी के लिए बल्कि भारत की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक है। कमबैक मैन की यश गाथा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बार का महाराष्ट्र चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जिसमें महायुति गठबंधन की सभी पार्टियों ने सर्वोत्तम स्ट्राइक रेट के साथ महायुति को 230 सीटों पर विजय दिलाई। इसमें बीजेपी, जो कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी, उसने 132 सीटों पर जीत दर्ज की। बाकी पार्टियों का भी आप यहां से स्ट्राइक रेट देख सकते हैं। यहां जितनी भी पार्टियां टॉप पर हैं वो सभी महायुति गठबंधन की हैं। इसके बाद वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। फडणवीस 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में सीएम पद की शपथ लेते हुए एक बार फिर से दिखाई दिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। पर यह राह कठिनाई से भरी हुई थी और फडणवीस की ये जो विजय है यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा कमबैक है। लेकिन फडणवीस ने यह कमबैक किया कैसे, उसे समझने के लिए हमें 2014 में जाना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है ना, वो अपने मौलिक हिंदुत्व की विचारधारा के आधार पर 1989 में हो गया था। इस गठबंधन के बाद से दोनों राजनीतिक पार्टियों का ग्राफ जो है ना वो बढ़ने लगता है। लेकिन अगर चुनाव परिणामों की बात करें तो हमेशा ही बीजेपी शिवसेना से अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ जीत दर्ज करती थी, लेकिन अधिक सीट शिवसेना के पास ही रहती थी। फिर आता है 2009 और 2009 में एक आश्चर्यजनक परिणाम हम सभी के सामने आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों पर जीत दर्ज करती है, वहीं शिवसेना मात्र 44 सीटें जीत पाती है। अब इसके बाद ना शिवसेना के पास से महाराष्ट्र में बड़े भाई का दर्जा छिन जाता है। अब वह इस गठबंधन का छोटा भाई था, लेकिन साथ ही साथ उसके हाथ से ना विपक्ष का पद भी छिन जाता है, जो कि अब बीजेपी के पास चला जाता है। और इसके बाद शुरू होती है देवेंद्र फडणवीस की कहानी। 2013 में जहां केंद्र की जिम्मेदारी मोदी जी को मिली, वहीं संघ की सिफारिश से फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान दे दी जाती है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बीच महाराष्ट्र का चुनाव भी होता है, और जिसमें भाजपा अपनी स्थिति के अनुरूप गठबंधन में अधिक सीट पर चुनाव लड़ने की मांग करती है। परंतु शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे इस मांग को सिरे से खारिज कर देते हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का जो गठबंधन है ना, वो पहली बार अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव में भाजपा 122 सीटों पर जीत दर्ज करती है, वहीं दूसरी ओर शिवसेना मात्र 63 सीट ही जीत पाती है। इसके बाद एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए शिवसेना और बीजेपी एक साथ आते हैं और महाराष्ट्र में पहली बार देवेंद्र फडणवीस भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इधर भाजपा का कद महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा था और उधर शिवसेना की कमजोर होती स्थिति से शिवसैनिक अंदर ही अंदर नाराज चल रहे थे। उद्धव के अपने लोग उन्हें इस बात का एहसास बार बार करा रहे थे, जिसके कारण उद्धव एक सही मौके की तलाश में थे जब वो भाजपा से आगे निकलकर स्वयं महाराष्ट्र के सीएम बन सके। और इसी के फलस्वरूप ना 2019 में शिवसेना के द्वारा बीजेपी को एक ऐतिहासिक धोखा भी दिया जाता है। लेकिन उस पे आने से पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। तो देखिए, 2014 के बाद से ही शिवसेना और बीजेपी के बीच में दूरी बढ़ने लगी थी, जिसके बावजूद बीजेपी द्वारा शिवसेना को राज्य और केंद्र में भी हिस्सेदारी दी गई, परंतु शिवसेना द्वारा केंद्र की ही नीतियों का विरोध करना शुरू हो गया था। वह किसान बिल, नोटबंदी, जीएसटी जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार की आलोचना करने लगी थी। यहां तक कि 2018 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करने की बात कह दी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये गठबंधन जो है 2019 के चुनावों में बना रहता है और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ लड़ता है। इस चुनाव में राज्य का चेहरा जो होते हैं ना, वो देवेंद्र फडणवीस थे और केंद्रीय राजनीति का लाभ लेने के लिए मोदी जी को भी आगे किया जाता है। यह चुनाव पूर्ण रूप से बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में लड़ा गया था। फिर 24 अक्टूबर 2019 को इस चुनाव के परिणाम सामने आते हैं, जिसमें बीजेपी को 105 और शिवसेना को 56 सीटें प्राप्त होती हैं। बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाती है
और फिर शिवसेना को जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल जाता है। दोनों तरफ से सीएम पद के लिए खींचातानी हो जाती है। संजय राउत सीधे रूप से कह देते हैं कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा और उसके लिए फिर चाहे शिवसेना को कुछ भी करना पड़े। शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री का प्रपोजल रखती है, लेकिन भाजपा पीछे हटने से मना कर देती है। फिर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा देते हुए अपनी विचारधारा से विपरीत जाकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ एमवीए गठबंधन बना लेते हैं और स्वयं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। उद्धव का ये जो धोखा था ना, ये केवल महाराष्ट्र की जनता के साथ नहीं था जिन्होंने फडणवीस के लिए वोट डाला, लेकिन ये जो धोखा था ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा विश्वासघात था। इस धोखे के जवाब में फडणवीस ने ये कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुई थी। पासे उद्धव ने फेंके थे, फडणवीस के पासे तो अभी फेंकने बाकी थे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में वापसी की। उन्होंने कैसे शिवसेना को ही 2 टुकड़ों में तोड़कर उद्धव की राजनीति को ही पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, इसको ना अगले अध्याय में जानते हैं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 2019 में देवेंद्र फडणवीस द्वारा कही गई ये लाइनें 2024 में सही साबित हुई हैं, परंतु इन्हें सही साबित करने के लिए खेला गया राजनीतिक शतरंज भारतीय राजनीति में अनदेखा है। 2019 में सीएम बने उद्धव को 2022 में मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उनकी पार्टी को देवेंद्र फडणवीस ने तोड़ दिया था। परंतु कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका था। उद्धव ने जो विचारधारा से विपरीत जाकर मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया था, वो शिवसेना के कई लीडर्स को पसंद नहीं आ रहा था। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को फिर से बीजेपी के साथ ही गठबंधन में आने के लिए कहा था, पर उद्धव ठाकरे ने इसे इग्नोर कर दिया और इसके बाद शिंदे ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। शिंदे ने शिवसेना के 2/3 सदस्यों को अपने पक्ष में किया, महाविकास आघाड़ी गठबंधन को तोड़ने के लिए, और उद्धव को कानो कान खबर तक नहीं लगने दी। 19 जून 2022 को मुंबई के होटल वेस्ट इंड में उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को भाषण दे रहे थे शिवसेना के इतिहास के बारे में, और कह रहे थे कि मुझे पता है कि कल महाराष्ट्र विधान परिषद की जो वोटिंग होने वाली है ना, उसमें कोई गद्दारी नहीं करेगा। सबने इस बात पर ताली बजाई, केवल एकनाथ शिंदे को छोड़कर, जो एक हंसी के साथ अपना चश्मा साफ करने में लगे हुए थे। कदाचित शिंदे पिछले दिन यानी कि 18 जून 2022 को हुए उस कांड को याद कर रहे थे जिसमें वो आदित्य ठाकरे और संजय राउत से लड़ पड़े थे 20 जून को होने वाली वोटिंग के मुद्दे पर। उद्धव को शिंदे के एक्शंस पर शक होने लगा था। उन्होंने शिंदे की हर मीटिंग पर नजर रखने के लिए लोग भी लगा दिए थे। इस शक का कारण था 9 फरवरी 2022 को उद्धव के जन्मदिन पर शिंदे का 16 एमएलएस के साथ ग्रुप बनाकर पहुंचना। दूसरी तरफ फडणवीस एकनाथ शिंदे की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वो उनके दिमाग में डाल रहे थे कि कैसे महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को उद्धव ने रोक रखा है, और शुरुआती 2022 में ही वो बड़ी चालाकी से शिंदे के दिमाग में शिवसेना के 37 एमएलएस को अपनी तरफ करने का ख्याल डाल देते हैं। 20 जून 2022 को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए, जिनमें 10 सीटों में से शिवसेना और उसके गठबंधन ने 5 सीटें जीती। इन नतीजों के तुरंत बाद नाराज एकनाथ शिंदे गायब हो गए। उनका फोन बंद था और उनसे संपर्क नहीं किया जा सकता था। ठाकरे को दाल में कुछ काला लगा तो उन्होंने 21 जून को अपने सभी विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई, परंतु अचानक से 12 अन्य विधायकों का भी फोन बंद हो गया। अब वो भी पहुंच से बाहर थे। बात साफ थी कि एकनाथ शिंदे पासे फेंक रहे हैं। बीजेपी बड़ी चालाकी से सब कुछ होने दे रही थी और बाहर से केवल लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया जा रहा था। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 11 विधायक गुजरात के सूरत शहर के लिए रवाना हुए और उनके ट्विटर प्रोफाइल से शिवसेना शब्द गायब हो गए। और कोई विधायक शिंदे के साथ ना मिल जाए, इसे रोकने के लिए उद्धव ने अपने बाकी विधायकों को मुंबई के कई होटलों में ठहराया। उधर शिंदे ने दावा किया कि उन्हें लगभग 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। शिंदे की तरफ से एक बार फिर से वही बात दोहराई गई। ठाकरे से कहा गया कि भाजपा के साथ गठबंधन में फिर से शामिल हो जाएं। 22 जून को एकनाथ शिंदे 40 विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। उद्धव ठाकरे से फोन पर बात करने के बाद और यहां से ठाकरे ने समझ लिया था कि एकनाथ शिंदे बिना अपनी बात मनवाए मुंबई नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने घोषणा की कि वह गठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री का पद दोनों छोड़ने के लिए तैयार है।
23 जून को शिवसेना के 37 विधायकों ने शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। 28 जून को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की और कुछ ही घंटों बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 30 जून को शिंदे और फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कहा कि भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेगी, लेकिन सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। अभी तक की कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि पूरे विद्रोह में केवल शिंदे द्वारा लीड लिया गया है, पर रियलिटी थोड़ा अलग है। जैसे किसी मकान के नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, पर मकान को वही थामे रखते हैं। वही नींव यहाँ पर फडणवीस थे। कैसे, ये आप खुद शिंदे से सुनिए। सरकार बनाने के बाद एक इंटरव्यू में शिंदे ने कहा था कि इस सरकार के असली कलाकार देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाकर शिंदे के मस्तिष्क में बगावत के बीज बोने वाले फडणवीस थे और बगावत होने के बाद बीजेपी के बेस्ट रणनीतिकारों ने शिंदे की अगली हर चाल को प्लॉट किया था। जब शिंदे 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी में रुके हुए थे तो वे रातों रात गुजरात आते थे और फडणवीस से मिलकर लौट जाते थे। फडणवीस ने खुद ही कहा था कि वो 2.5 साल के बाद सरकार में आए तो हैं, पर 2 पार्टियों को तोड़ने में सफल रहे हैं। ऐसी कुटिल नीति भारतीय राजनीति में अनदेखी थी। परंतु फडणवीस की वापसी के लिए केवल शिवसेना का टूटना आवश्यक नहीं था। फडणवीस का अगला शिकार था शरद पवार की पार्टी एनसीपी। कैसे एनसीपी को तोड़ा गया और कैसे फडणवीस ने सत्ता में वापसी की, वो आगे देखते हैं। देखिए, जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं ना, वो ये बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि शरद पवार और उनकी पार्टी यानी एनसीपी महाराष्ट्र की राजनीति के जंगल में हाथी के समान है। ये पार्टी महाराष्ट्र में बहुत महत्व रखती है, अब चाहे फिर वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर। परंतु 2023 में ना एक अकल्पनीय घटनाक्रम हुआ जिसने महाराष्ट्र के सभी चुनावी समीकरणों को बदल कर रख दिया। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन के साथ हाथ मिलाकर एक चौंकाने वाला विद्रोह उसे अंजाम दे दिया। अपने चाचा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी को छोड़कर। परंतु ये जो विद्रोह था ना, इस विद्रोह के बीज 2023 में नहीं, संभवतः 2019 में ही रोप दिए गए थे। तो आइए समझते हैं उन कारणों को जिन्होंने एनसीपी के विभाजन में एक अहम भूमिका निभाई। अब आपको याद होगा कि 2019 में चुनावी मैंडेट पाने वाली 2 पार्टियां, भाजपा और शिवसेना, इन दोनों में आपस में फूट पड़ गई क्योंकि दोनों ही चाहती थी कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री किसका बनना चाहिए, इस बात पर दोनों अलग हो गई। अब कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त जनादेश नहीं ला पाई थी। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद इस राजनीतिक शून्यता के बीच संकट से बाहर निकलने का मात्र एक रास्ता था, गठबंधन। अब कई प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाए गए कि किस तरीके का गठबंधन बनाया जा सकता है। फिर 22 नवंबर को एक घोषणा की जाती है। घोषणा होती है कि शिवसेना सरकार बनाएगी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, जिन्हें कांग्रेस और एनसीपी समर्थन देगी। इस गठबंधन को महाविकास आघाड़ी का नाम दिया गया और कई चर्चाएं ऐसी थी कि ये सारी बात और व्यवस्था शरद पवार ने अपने हाथों से की हैं। लेकिन 23 नवंबर को जब राज्यपाल शासन हटाया गया तो कुछ उल्टा हो गया। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ आए और उस शाम दोनों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। और जब ये खबर बाहर आई ना, तो हर कोई चकित रह गया और एक बड़ा सवाल सबके मन में था, क्या शरद पवार और एनसीपी ने वाकई बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है? यह बीजेपी एनसीपी सरकार ना मात्र 3 दिनों तक चली और कहा जाता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को और उनके साथ गए विधायकों को वापस बुला लिया, जो इस गठबंधन सरकार को बनाने के लिए उनका साथ देने गए थे। शरद पवार ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनेगी और किसी भी रूप में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। फिर इस पूरे घटनाक्रम में कुछ मुख्य बातें चर्चा का विषय बनी। जैसे पहली तो ये कि बीजेपी के साथ गठबंधन बनाने का जो फैसला था वो शरद पवार द्वारा किया गया था और यह गठबंधन उनकी पूरी योजना के तहत बना था। और दूसरी बात यह कि शरद पवार का ही निर्णय था कि इस 3 दिन की सरकार को गिराया जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर शरद पवार खुद इसे ऐसे प्रस्तुत कर रहे थे जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, उन्हें खुद अपने विधायक से पता चला है। और अजीत पवार के बारे में उन्होंने ये कह दिया कि भाई वो तो खुद ही कंफ्यूज है। From the Pawar senior saying there is no question of forming alliance with the BJP. NCP has unanimously decided to ally with Shiv Sena and Congress
to form the government. Ajit Pawar's statement is false and misleading, and in order to create confusion and false perception amongst the people. अब सवाल ये है कि शरद पवार ने सच में सभी को गुमराह किया या फिर ये भी एक पॉलिटिकल ड्रामा था। तो ये बात ना केवल शरद पवार ही बता सकते हैं, लेकिन जो भी था, अगाड़ी की सरकार में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद यहां से क्लियर हो चुका था कि वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। पर ये जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, ये भी लगभग 2.5 साल चली। शिंदे के विद्रोह से कैसे शिवसेना आधी हो गई वो हम आपको बता चुके हैं, पर अब एक विद्रोह और होना था, अजीत पवार का विद्रोह, जो कि 1 वर्ष बाद हुआ। अप्रैल 2023 आता है और एनसीपी के भीतर ना तनाव बढ़ने लगता है, जब अजीत पवार और अन्य नेताओं ने शरद पवार के नेतृत्व और पार्टी की दिशा से असंतोष व्यक्त किया। अजीत पवार ने अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें शुरू कर दी थी और उसमें उनके भविष्य और संभावित गठबंधनों पर चर्चा की जा रही थी, जो कि बढ़ती दरार का एक संकेत था। कई पार्टी मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि शरद पवार पार्टी की एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं और पार्टी को अजीत पवार के नेतृत्व में सौंप दिया जाए। लेकिन ये सजेशन ना केवल सजेशन बनकर रह गया, क्योंकि शरद पवार ने कहा, अजीत बेटा अभी हम जिंदा हैं, पार्टी हम ही चलाएंगे। इस घटना ने अजीत पवार को सोचने पर विवश कर दिया था कि उन्हें स्वतंत्र होकर अपने लिए विकल्प देखने चाहिए। वहीं मध्य मई 2023 के दौरान अजीत पवार और उनके सहयोगियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत शुरू कर दी थी, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने ना फैसिलिटेट किया था। यह औपचारिक बातचीत की शुरुआत थी, जो अंततः पार्टी के विभाजन का कारण बनी। फिर 30 जून आते आते बागी एनसीपी नेताओं की एक निर्णायक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने की अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। इस प्रक्रिया में फडणवीस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अजीत पवार के गुट को पूर्ण समर्थन प्रदान करके। अब उन्हें शरद पवार की ओर देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अजीत पवार 8 एनसीपी विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में जुलाई 2023 में शामिल हो गए और अजीत के साथ साथ कई प्रमुख नेताओं ने भी उनके गुट को साथ दिया। जयंत पाटिल, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शरद पवार के करीबी सहयोगी प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने भी अजीत गुट को समर्थन दे दिया। अब यह आधिकारिक हो गया था कि एनसीपी का विभाजन हो चुका है, लेकिन 3 महीनों में न सिर्फ नेता बल्कि बीजेपी के समर्थन से अजीत पवार को चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक एनसीपी मान्यता और उसका प्रतीक भी दे दिया गया। जिस शरद पवार को महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का हाथी कहा जाता था, सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता था, उस शरद पवार की पार्टी, उस शरद पवार की पार्टी का सिंबल और उस शरद पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में महत्व अब समाप्त हो चुका था। देवेंद्र फडणवीस ने इस गति को रणनीतिक रूप से बनाए रखा, विशेष रूप से विधानसभा चुनावों के लिए। उन्होंने इसे कैसे रणनीतिक रूप से लागू किया, ये ना हम अगले अध्याय में देखेंगे। 2019 के चुनाव में अपनी ऐतिहासिक वापसी की घोषणा करना और 2024 के चुनाव में ऐसी वापसी करना जो महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में ना देखी गई ना सुनी गई। क्या केवल पार्टियां तोड़ने की राजनीति और गठबंधन से इतना सब कुछ हो गया? जी नहीं, फडणवीस की वापसी का खेल बीजेपी की जीत की प्रचंडता से देखिए। बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 132 सीटें उसमें से जीत ली। ये स्ट्राइक रेट लगभग 90% का है और ऐसा होना तब भी कम होता था जब नेहरू जी के समय केवल कांग्रेस एकमात्र बड़ी पार्टी थी। कैसे संभव हुआ ये? वो भी उस कंडीशन में जब वोट के नारे लग रहे थे। जितने वहाँ के धार्मिक स्थल है, धार्मिक नेता है माइनॉरिटीज के, उन्होंने अल्लाह की कसम दे देकर लोगों को वोट करने लगाया, बीजेपी के खिलाफ वोट करने लगाया। फडणवीस ने इस वोट जिहाद के नारे का उत्तर वोटों के धर्म युद्ध के साथ दिया। यहाँ पर कोई वोट जिहाद की बात करता होगा तो उसको वोटों के धर्म युद्ध से हम जवाब देकर रहेंगे। परंतु केवल एक नारे से वोट काउंटर नहीं किया जा सकता। इस चुनाव में फडणवीस ने अपने कैंपेन को जिस हृदय के साथ किया वो देखने वाला था। क्या आपने किसी नेता को हिंदू अस्मिता जगाने के लिए चुनावी रण में वीर रस के गीत गाते सुना है? तो मेरे साथ कहेंगे, जागो तो इकबाल, जागो जागो तो, जागो तो इकबाल, हिंदू जागो तो। फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, मोदी, आरएसएस, ये चौकड़ी अपना कमाल दिखा रही थी। कदाचित इसी कारण वोटिंग के दिन पूरे के पूरे हिंदू मोहल्ले ग्रुप बनाकर वोटिंग करने जा रहे थे। धुळे शहरामध्ये तब्बल 500 महिला एकाच वेळी मतदानाला पोहोचल्या। धुळे शहरातल्या मोगलाई, संभाजीनगर परिसरातल्या 500 महिला
एकाच वेळी वाजत गाजत पोहोचल्या मतदान केंद्रावर. परंतु यह सब केवल वोटों के धर्मयुद्ध के नारे से नहीं हुआ. फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी इस चुनाव को उन 12,000 बूथों पर ले गई जहां पार्टी थोड़ी कमजोर थी. सरल शब्दों में जहां बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था और यहां से बीजेपी उन सीटों को भी छीन लाई जहां पर विरोधी पार्टियां स्ट्रांग मानी जा रही थी. पूरे कैंपेन की स्ट्रैटेजी फडणवीस के नेतृत्व में बनाई गई थी और इस चुनाव से यह प्रमाणित हो गया कि देवेंद्र फडणवीस राजनीति के वो अभिमन्यु हैं जिन्हें तुम घायल तो कर सकते हो पर वो चक्रव्यूह फिर भी तोड़ देंगे. इस पूरे प्रोसेस में घटिया राजनीति भी हुई है बीजेपी के द्वारा, पर कदाचित सही शब्द ये होंगे कि घटिया राजनीति का उत्तर घटिया राजनीति के द्वारा दिया गया है. इस वजह के पश्चात देवेंद्र फडणवीस को कमबैक मैन कहा जा रहा है. कौन होता है कमबैक मैन? वही जो गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है, हर परिस्थिति से जूझता है और इवेंचुअली विजेता बनकर उभरता है. यही तो फडणवीस ने किया है. जब उन्हें कहा गया कि एक अकेला फडणवीस क्या कर सकता है तो उन्होंने कहा कि मैं समंदर हूं, वापस लौटकर जरूर आऊंगा, और हुआ भी वैसा ही. ये जुझारूपन उस बालक देवेंद्र फडणवीस में भी था जिसके पिता को इमरजेंसी के समय अरेस्ट कर लिया गया था और इस बालक ने उस स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था. देवेंद्र फडणवीस हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं. पॉलिटिक्स में कितने नेता ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं? और फिर फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसे राज्य में जहां की पॉलिटिक्स में ब्राह्मण होने के कारण आपको सीएम की रेस से बाहर कर दिया जा सकता है. फडणवीस न केवल सीएम बनते हैं बल्कि प्रचंड बहुमत लेकर आते हैं. महाराष्ट्र के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की जीत नहीं हुई है, जीत हुई है महाराष्ट्र के लोगों के देवा भाव की, जिसने राजनीति में कमबैक की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है. आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में हमें बताएं. चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें. सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे. साथ ही साथ स्क्रीन पर भी आप उनका एड्रेस देख सकते हैं. साथ ही साथ स्क्रीन पर दिख रहे इस दूसरे वीडियो को अवश्य देखें. पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में.